नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। तो चलिए मित्रों, समय बर्बाद किए बिना आज की क्लास देखते हैं। जी हाँ, आज की जो हमारी क्लास है वो बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस इस टॉपिक पे रहेगी। और मैं आपको बताऊं कि ये इंटेलिजेंस का ऐसा टॉपिक है, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो जो आपका टीचिंग से रिलेटेड है, फिर चाहे वो आपका रीट हो, डीएसएसबी हो, केवीएस हो या सुपर टेट हो। और देखिए, बड़े इत्तेफाक की बात, रीट का पेपर 25 तारीख को होना है, डीएसएसबी की वैकेंसी निकल गई हैं, केवीएस की अगले महीने निकल जाएंगी, सुपर टेट भी लगभग अगले महीने निकल जाएगा। यानी कि जिन चार एग्ज़ाम में ये सबसे ज़्यादा यूज होगा वो चारों के चारों एग्ज़ाम आपके सामने हैं। और इत्तेफाक की बात देखिए, उसके 25 वैकल्पिक प्रश्न बुद्धि से संबंधित वो भी आपके सामने है। यानी कहने का मतलब है कि ग्रह भाई बहुत अच्छे मिल रहे हैं, इधर पेपर होने वाला है और इधर आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से समझें, अच्छे से इन्हें करें, अपनी डायरी में लिख लें ताकि भविष्य में आपके काम आ सकें। और मित्रों, मेरा जो चैनल है गौतम सीटेट क्लासेस, मूलतः या मुख्यतः आप कुछ भी समझ लीजिए, सीटेट को क्लियर करवाता है 100% श्योरिटी के साथ। और अब सीटेट का भी नोटिफिकेशन आने ही वाला है, आप समझिए कि 2 हफ्ते के अंदर आ जाएगा। तो इसके बाद सीटेट की क्लासेस स्टार्ट होने लगे हो जाएंगी और बहुत अच्छी तरह से सीटेट की तैयारी करेंगे। दोस्तों, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, जो नोटिफिकेशन बेल है उसको कर दीजिए ऑन, जिससे कि आपकी कोई क्लास छूटे ना। फिलहाल आज की क्लास में हम बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस पर 25 प्रश्न हैं, वैकल्पिक रहेंगे, ऑब्जेक्टिव रहेंगे, इस पर हम डिस्कस करेंगे। और ये सभी में रीट, केवीएस, डीएसएसबी, केवीएस, सुपर टेट सभी में काम आने वाला है। तो चलिए मित्रों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न आज का, बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है। इसमें से बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू, ये जो कॉन्सेप्ट है आईक्यू का, ये क्या करता है, ये बच्चे की बुद्धि का मापन करता है कि बच्चे में बुद्धि किस प्रकार की है। और इसके आधार पे होता क्या है, इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, इसलिए ज़रूरत पड़ी कि भाई बच्चे की बुद्धि किस तरह की है, उसका आईक्यू कैसा है। अगर हमें ये पता चल जाएगा तो उसकी जो शिक्षा है उसकी व्यवस्था भी हम उसी प्रकार से करेंगे ताकि उसका सर्वांगीण विकास हो। तो अब हम मापेंगे कैसे उसको, उसका मेजरमेंट करेंगे। उसके लिए ये 4 सूत्र आपके सामने दिए हुए हैं, 1 2 3, इसमें से आपको बताना है कि सही सूत्र कौन सा है। तो मित्रों, इसमें जो सही सूत्र है वो है थर्ड, IQ इक्वल टू MA/CA/100। अब MA का मतलब होता है भाई मेंटल एज, एक तो बच्चे की मानसिक आयु होती है, और एक CA का मतलब है क्रॉनिकल एज यानी कि वास्तविक आयु। और इसमें हम गुणा कर देंगे अगर 100 से, तो उस बच्चे का IQ निकल आएगा। और इस IQ के आधार पर आप बच्चों को वर्गीकृत कर सकते हैं कि भाई ये बच्चा किस वर्ग में है, इसकी बुद्धि कैसी, इसकी शिक्षा कैसी होनी चाहिए। और IQ से ही हमें ये भी पता चल जाएगा कि भाई जो बच्चा है वो क्यों अच्छा प्रदर्शन कर रहा है बहुत ज़्यादा, या क्यों बहुत ज़्यादा लो प्रदर्शन करना। तो ये बहुत फ़ायदे में रहता है, फ़ायदे की चीज़ है, ये हर टीचर को पता होना चाहिए। इसके जो टेस्ट हैं वही पता होना चाहिए किस तरह से इसको टेस्ट करते हैं। देखिए मित्रों, लेकिन अब कई बार समस्या क्या आती है कि ये सारे एक जैसे ही लगते हैं, है ना। क्योंकि ये वाला जो सूत्र है ये भी कुछ टाइम तक IQ को मापने के लिए प्रयोग किया गया था, और ये अब करंट में किया जाता है। अच्छा, इसके जैसा ही ये भी है, बस इसमें फ़र्क क्या है कि CA ऊपर चला गया, MA नीचे आ गया इस वाले में। ऐसे ही यहाँ पे भी गड़बड़ हो रहा है। तो कई बार क्या होता है, मैं कन्फ्यूजन हो जाती है कि यार IQ का जो फार्मूला है वो आखिर है क्या। तो देखो, बहुत बढ़िया जुगाड़ बता देता हूँ। ये लिखा है माँ, इसको देखो माँ यानी कि मदर। देखो, माँ सबसे ऊपर है संसार में, अगर भगवान का किसी को दर्जा मिला हुआ है तो वो माँ को मिला हुआ है। यानी कि माँ सबसे ऊपर है। कहने का मतलब कि आपको माँ सबसे ऊपर रखनी है, इनकी ऊपर रखनी है। CA फिर अपने आप ही नीचे आ जाएगा इंटू 100। लो साहब, हो गया IQ का फार्मूला। इससे बढ़िया जुगाड़ आपको कहीं नहीं मिलेगा। चलिए सर, अगला प्रश्न देखते हैं। बिने साइमन मापनी का निर्माण किस वर्ष में हुआ। भाई बिने और साइमन जो थे, ये इन लोगों ने बुद्धि के लिए बहुत काम किया। बुद्धि लब्धि जो परीक्षण थे वो बनाए, IQ का जो कॉन्सेप्ट था वो भी इन्हीं के माध्यम से आया। बाद में टर्मन ने इस पर काम किया, फिर उसका सूत्र वगैरह दिया। वो बहुत सारी चीज़ें अलग हैं, वो तो जब हम बुद्धि लब्धि की और बुद्धि की जो क्लास है, जो थ्योरी क्लास है प्रॉपर करेंगे उसमें समझेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन का यहाँ आंसर हम देखते हैं कि जो बिने साइमन मापनी थी, यानी जिससे कि बुद्धि का मापन किया जाता था, वो कब बनाई गई। तो ये आपकी आई थी 1905 में। बहुत फेमस है और कई सारे बच्चों ने इसका बिल्कुल सही आंसर दिया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। बिने साइमन स्केल 1908 के अंतर्गत कितने वर्ष के बालकों को
परीक्षण के लिए रखा गया था। ये पहले 1905, इसके बाद 1908, 8 में इसमें संशोधन किया गया था इसी सेम स्केल में। हालांकि इसके बारे में प्रश्न नहीं पूछा गया, मैंने आपको बता दिया। तो उन्होंने कहा कितने वर्ष के बालकों का इसमें परीक्षण रखा गया था। आंसर करें। तो भी 13 साल तक के जो बच्चे थे उनके बारे इसमें जो है उनकी बुद्धि लब्धि यानी कि IQ का हम मापन करते थे। अगला प्रश्न देखेंगे। मानसिक आयु का प्रयोग सर्वप्रथम निम्न में से किस मापदंड में किया गया था? विनय साइमन 1905, 1908, 1911, 1916। ये देखिए विनय से स्टार्ट हुआ था 1905, 1918, 1911, 1916। इसमें संशोधन होते रहे और इन्हीं संशोधनों के आधार पर इनके नाम बदलते गए। जैसे यहाँ स्टैनफोर्ड जो है यूनिवर्सिटी, उसमें ये परीक्षण हुआ था तो उसका नाम भी जुड़ गया है। साइमन तो रहा, पहले ये मापनी थी, फिर ये स्केल है। इस तरह के जो परिवर्तन हुए ये फिर थ्योरी में समझ में आएंगे अच्छी तरह से। फिलहाल हम इसको देख लेते हैं कि मानसिक आयु का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ, क्वेश्चन नंबर 4 में। तो ये भी विनय साइमन मापनी 1908, यानी कि पहली 1905 बनी और दूसरी में ही इसमें मानसिक आयु यानी कि मेंटल एज जो थी MA का प्रयोग हो गया था। अगला प्रश्न देखेंगे। बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत किसने दिया? देखिए मित्रों, बुद्धि के बहुत सारे सिद्धांत हैं जो आपको समझने भी पड़ेंगे और याद भी करने पड़ेंगे। तो मैं आपको बताऊं, अगर इसमें आपको समस्या रहती है कि यार बुद्धि के सिद्धांत याद नहीं होते हैं, और हाँ होते भी नहीं है, तो बहुत बढ़िया आज मैं आपको जुगाड़ बता दूंगा। ऐसा बढ़िया जुगाड़ है, ऐसा बढ़िया फार्मूला, ऐसी बढ़िया ट्रिक है जो आप कभी नहीं भूलोगे। आपको क्या करना है, मेरे चैनल पे एक क्या पड़ी हुई है, एक प्ले लिस्ट है गौतम्स ट्रिक। गौतम्स ट्रिक, आप इस वाली प्ले लिस्ट को खोलना, गौतम्स ट्रिक की प्ले लिस्ट में, और उसमें बुद्धि के सिद्धांत इस नाम का एक वीडियो पड़ा हुआ है। तो जितने भी बुद्धि के सिद्धांत हैं वो एक छोटी सी कहानी है, उसमें आपको सारे के सारे बुद्धि के सिद्धांत हो जाएंगे। उतनी मज़ेदार, उतनी प्यारी कहानी है, एक बार आप पढ़ लोगे समझ लो, फिर उसको आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके जीवन से जुड़ी हुई कहानी आपको एकदम से याद हो जाएगी। तो गौतम्स ट्रिक, दोबारा से बता देता हूँ, गौतम्स ट्रिक, ऐसा ही लिख रहा हूँ सीधा सीधा क्योंकि ये सीधे सीधे आपको ऐसी प्ले लिस्ट मिलेगी। इसको खोल कर देख लेना। बुद्धि के सिद्धांत तो आपको याद हो ही जाएंगे, इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी ट्रिक पड़ी हुई है। और आप समझ लो कि अगर आपने इस प्ले लिस्ट के सभी वीडियो देख लिए तो जो CD का पोर्शन आपका होता है किसी भी पेपर का, वो समझ लो 1/2 जो थ्योरी है वो पूरी हो जाएगी। तो आप इसको देख लीजिएगा। चलिए फिलहाल हम यहाँ पे इस क्वेश्चन पे आते हैं कि बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत किसने दिया? थर्डसन ने, रॉस ने, वेस्लर ने या थॉर्नडाइक ने? तो भाई इसका सीधा सीधा आंसर होगा थॉर्नडाइक। उसी कहानी की एक लाइन है कि थॉर्नडाइक की बहू है, तो थॉर्नडाइक यानी कि थॉर्नडाइक, और बहू मतलब बहुकारक सिद्धांत, जो बहुतत्व का सिद्धांत है वो हमारे थॉर्नडाइक ने दिया। बुद्धि का समूह प्रतिकारक सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक, थर्स्टन, स्टोडर्ड या वेस्लर? तो भाई इसका आंसर है थर्स्टन। ये भी उसी कहानी में जो मैंने आपको जुगाड़ बताया गौतम्स ट्रिक में, उसी में ये भी आ जाएगा और ये भी आपको याद हो जाएगा बड़े प्यार से। अगला प्रश्न देखेंगे। बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत किसने दिया? बर्ट ने, टर्मन ने, स्पीयरमैन ने या वेस्लर ने? तो भाई इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर है हमारा स्पीयरमैन। ये भी आपको उसी कहानी में मिल जाएगा जो मैंने उसमें बना रखी है। कहाँ पे बना रखी है? गौतम्स ट्रिक। गौतम्स ट्रिक मेरे चैनल पे ये एक प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, एक आपको कहानी मिलेगी बुद्धि के सिद्धांत की, और आपको फटाफट सारे बुद्धि के सिद्धांत याद हो जाने हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। स्पीयरमैन ने बुद्धि के कितने तत्व बताए? 1, 2, 3 या अनेक? तो भाई इसका आंसर क्या है? 2। देखिए स्पीयरमैन जो है इन्होंने बुद्धि के 2 तत्व बताए। एक तो बताया सामान्य की, एक तो लोगों में सामान्य बुद्धि होती है, और एक होती है इसके बाद सामान्य के बाद विशिष्ट बुद्धि। ये 2 तरह की बुद्धि बताई। इनमें इन्होंने ये बताया था कि जो सामान्य बुद्धि होती है ये आदमी अपने जो सामान्य जो दैनिक कार्य होते हैं उनको कार्य करने में इसका प्रयोग होता है, और जो विशिष्ट बुद्धि होती है उससे विशिष्ट कार्य होते हैं, जो विशिष्ट लोग होते हैं उनके पास ये बुद्धि ज़्यादा होती है। हालांकि फिर इसका क्या कहते हैं, कुछ लोगों ने विरोध भी किया था, तो फिर उन्होंने एक और जी, ये तो था S और G, सॉरी G और S, जनरल बुद्धि और स्पेसिफिक बुद्धि, और इसके बाद एक ग्रुप बुद्धि भी इन्होंने क्या कहते हैं स्पीयरमैन ने दी थी। उन्होंने कहा था कि भाई एक ग्रुप बुद्धि भी होती है जिसमें इन दोनों का ये सम्मिलित रूप से दोनों होती हैं। तो ये भी जो है इन्होंने क्या कहते हैं आपके स्पीयरमैन ने बोला। अब देखिए इसमें ना आप एक चीज़ को और समझ लो। इसमें समझने वाली बात है कि देखो जो स्पीयरमैन थे उन्होंने बुद्धि के 2 सिद्धांत दिए थे। एक तो द्विकारक
और एक त्रिकारक, ये दो तरह के दिए। तो द्विकारक और त्रिकारक में क्या था, इसको थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ। द्विकारक, ये अभी यहीं समझा दूंगा आपको। त्रिकारक, अब द्विकारक में तो उन्होंने एक तो बताया कि भाई एक तो जनरल इंटेलिजेंस होती है, यानी कि जनरल बुद्धि मतलब जी, और स्पेसिफिक मतलब एस, ये दो बुद्धि। और इन्होंने इसमें कहा कि एक तो जनरल होती है, एक स्पेसिफिक होती है और एक ग्रुप होती है। तो ये इनका द्विकारक सिद्धांत था, ये त्रिकारक सिद्धांत था। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि स्पीयरमैन के द्विकारक बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत में जी का क्या मतलब है, तो आप कहेंगे जनरल बुद्धि, ठीक है जी। अगर उसने कह दिया कि स्पीयरमैन के त्रिकारक सिद्धांत में जी का क्या मतलब है, इस वाले जी को पूछेगा, फिर वो ध्यान रखना इस वाले को नहीं पूछेगा, तो फिर आप कह दोगे ग्रुप इंटेलिजेंस। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। लेकिन जनरली जो स्पीयरमैन है उसका जो द्विकारक सिद्धांत है यही ज़्यादा फेमस हुआ था और बहुत टाइम तक ये चला हुआ था। बाद में ये संशोधन हुआ था, तो इसने दो ही बुद्धि के तत्व बताए थे, सामान्य यानी कि जनरल, स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट। अगला प्रश्न देखेंगे। किस सिद्धांत के आधार पर रॉस ने बुद्धि को जन्मजात कहा था? एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, बहुतत्व सिद्धांत या समूह प्रतिकारक सिद्धांत? तो भाई एक तत्व कहा, यानी कि उन्होंने कहा था कि भाई एक ही तत्व होता है बुद्धि में और वो जन्मजात होता है, ये बात उन्होंने कह दी थी रॉस ने। बुद्धि है किंतु इसका विकास वातावरण में होता है, अर्जित, सामाजिक, व्यक्तिगत या जन्मजात? बताएं। तो भाई जो बुद्धि होती है वो जन्मजात होती है। देखिए बुद्धि का जो संबंध होता है ना, वो आपके जो है हेरिडिटी से होता है ज़्यादातर। हालांकि इसमें अपवाद भी पाए जाते हैं, कई बार जो बुद्धिमान माता पिता होते हैं उनके बच्चे बुद्धिहीन होते हैं, या माता पिता उतने ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है लेकिन बच्चा बहुत अपवाद भी हैं। लेकिन जर्नली हेरिडिटी का इस पर बहुत फर्क पड़ता है, तो इसलिए बुद्धि को जन्मजात कहा जाता है। लेकिन वातावरण के द्वारा इस पर नियंत्रण भी होता है, यानी कि जो बुद्धि होती है, अगर आपको वातावरण ठीक नहीं मिला तो हो सकता है आपकी बुद्धि उतनी विकसित ना हो पाए, या आप में कम बुद्धि है लेकिन वातावरण आपको ज़्यादा मिल रहा है, तो हो सकता है उस बुद्धि का जो बुद्धि जो आपकी है उसमें इंक्रीमेंट हो जाए। तो ये इसका वातावरण पर पूरा पूरा प्रभाव पड़ता है। हालांकि बुद्धि जो है वो कैसी होती है, जन्मजात होती है। अमूर्त बुद्धि वाले बालक की रुचि किसमें होगी? खिलौने को तोड़ने में, खिलौने को जोड़ने में, पुस्तक पढ़ने में या सबके साथ मिलजुल कर रहने में? तो भाई जो अमूर्त बुद्धि वाले बच्चे होते हैं ये क्या कहते हैं, क्या अब एक होता है अपसारी और एक होता है अभिसारी चिंतन वाले होते हैं। तो ये पुस्तक पढ़ने में ज़्यादा रुचि लेते हैं अमूर्त बुद्धि वाले बच्चे, क्योंकि जो अमूर्त बुद्धि वाले बच्चे होते हैं इनके लिए ज़रूरी नहीं कि सामने कोई चीज़ हो, अगर सामने नहीं भी हो तब भी उसको समझ जाते हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, तो ये पुस्तक पढ़ने में ज़्यादा रुचि लेंगे अमूर्त बुद्धि वाले बच्चे। बेने साइमन परीक्षण 1905 यानी कि जो पहला ही था इनका, इनमें प्रश्नों की संख्या कितनी थी? 40, 90, 30 या 50? तो भाई इसका आंसर होगा 30। और देखिए मित्रों ये जो प्रश्न है ना, ये ऐसे प्रश्न हैं कि ये आप ये समझ लीजिए बिल्कुल क्रीम है, इनको आप बस कर लो, ये कहीं ना कहीं जरूर फंसेंगे। 101% मैं आपको श्योरिटी देता हूँ। तो इसको ज़रा ध्यान से करें, अच्छे से समझ के इसका आंसर करें और उनके नोट्स भी बनाएं। नोट्स बना के इनको एक नोट्स तैयार कर लीजिए कि भाई ये हमारी जो साइकोलॉजी के नोट्स है, तो उसमें इसको आप ज़रूर शामिल करें, ये आपको बहुत काम आने वाले हैं। द्वितत्व सिद्धांत के अनुसार स्पीयरमैन ने बुद्धि का कारक नहीं बताया। अब देखिए जो अभी मैंने बताया द्वितत्व या द्विकारक सिद्धांत, तो इसमें दो चीज़ें थी, एक सामान्य योग्यता यानी कि जी और दूसरी विशिष्ट योग्यता यानी कि एस। तो इसमें तो कुछ ये तो कोई मतलब ही नहीं। इसका मतलब जो सामाजिक बुद्धि थी या सामाजिक जो योग्यता थी वो स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत में शामिल नहीं थी। आंसर होगा हमारा ए। अगला प्रश्न देखेंगे। भाटिया बुद्धि परीक्षण क्या है? सामूहिक बुद्धि परीक्षण, व्यक्तिगत बुद्धि या निष्पादन? निष्पादन का मतलब होता है परफॉर्मेंस परीक्षण है, या उसमें से कोई नहीं। तो भाई ये निष्पादन परीक्षण था, और ये जो हमारे भाटिया साहब हैं ये इंडिया के ही थे, इन्होंने बुद्धि पर काम किया। भाटिया बुद्धि परीक्षण कितने वर्ष के बालकों के लिए था? 11 से 16, 3 से 8, 8 से 11 या 12 से 18? तो भाई इसको जब हम डिटेल में पढ़ेंगे भाटिया साहब को तभी ये चीज़ें आप कर पाएंगे, लेकिन फिर भी क्वेश्चन है, कई बार फंस सकता है, आपको हो सकता है दिमाग में रह जाए। इसका भी आंसर होगा ए, यानी कि 11 से लेके 16 वर्ष तक के जो बच्चे थे उनका इसमें अध्ययन किया जाता था, उन बच्चों का बुद्धि परीक्षण किया जाता था। अमेरिकी सरकार ने सैनिकों के लिए कौन सा परीक्षण तैयार किया था? देखिए जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उसमें जो अमेरिकन सैनिक थे, यानी कि अमेरिका को लोगों की ज़रूरत थी, सैनिकों की ज़रूरत थी, तो उनको भर्ती करना था।
अब वो भर्ती किस आधार पर किए जाएँ, तो इसके लिए उन्होंने दो तरह के टेस्ट बनाए, आर्मी अल्फ़ा और आर्मी बीटा, यानी कि इसका आंसर हो गया दोनों। तो जो आर्मी अल्फ़ा थे ये पढ़े लिखे लोगों के लिए, जो लिटरेट जो पीपल थे, जो पढ़े लिखे थे, जो उनके लिए था। उनकी जो बुद्धि लब्धि थी आर्मी अल्फ़ा से नापी जाती, तो आर्मी बीटा जो था ये अनपढ़ लोगों के लिए था। तो इसी के आधार पर फिर उनको काम दिया गया। जो पढ़े लिखे लोग थे, जो वो पढ़े लिखे सैनिक बने, उनको पढ़े लिखे वालों काम दिया गया। जो अनपढ़ थे वो अनपढ़ सैनिक थे, जो बीटा परीक्षण से आए थे, तो उनको अनपढ़ वाले काम दिए गए। अब क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में हमें लोगों को सेलेक्ट करना था, पर्सनली उनका टेस्ट इतनी जल्दी जल्दी नहीं हो पाता था, तो ये दो तरह के अमेरिकी सरकार ने बुद्धि परीक्षण तैयार किए थे, आर्मी अल्फ़ा और आर्मी बीटा, और इन दोनों से ही परीक्षण करके सैनिकों को भर्ती कर लिया गया था। निष्पादन परीक्षण का निर्माण किसने किया? बेने स्पीयरमैन, हिली या साइमन ने? तो भाई इसका आंसर है हिली। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, मेरा प्रयास ये रहता है हमेशा कि मैं आपका यूट्यूब पर कम से कम समय लूँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल दूँ पढ़ने के लिए। इस मटेरियल को पढ़ना कैसे है, आपको यूट्यूब पर समय बर्बाद नहीं करना। मैंने पढ़ा दिया, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इनको लिख लीजिए, उनको याद कीजिए, ये याद करने वाली चीज़ें हैं। अच्छा, ये भी आपको समझना है कि किस चीज़ को हमें समझ के समझना है और किस चीज़ को याद करके समझना है, और इन दोनों का जो दोनों मिक्सचर होगा ना, वही आपको नौकरी दिलाएगा। क्योंकि सारी चीज़ें सिर्फ समझ वाली नहीं होती हैं, प्रैक्टिकल नहीं होती हैं, और ना ही सारी चीज़ें रटने वाली होती। तो इन दोनों का जो मिला जुला संगम होगा वही आपको नौकरी दिलाएगा, और मेरा प्रयास रहेगा कि ये दोनों चीज़ें मैं आपको अपने चैनल पर उपलब्ध करवा पाऊँ। चलिए, कैटिल ने 10 मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का विवरण किस ब्रिटिश पत्रिका में हुआ था? मतलब जो कैटिल ने जो था वो 10 मनोवैज्ञानिक परीक्षण बनाए थे, वो जो परीक्षण थे उनके बारे में उन्होंने एक ब्रिटिश पत्रिका थी जिसमें इसका पहली बार प्रकाशन हुआ था। तो वो कौन सी पत्रिका थी? ब्रेन, सबकॉन्शियस माइंड, माइंड या बॉडी? तो भाई इसका आंसर है सी, माइंड। माइंड नाम की एक ब्रिटिश पत्रिका थी, उसमें कैटिल जो था, जिन्होंने बुद्धि के तरल और ठोस तत्वों के बारे में बात की थी, और उन्होंने परीक्षण बताए थे कि भाई कैसे उसका मेजरमेंट करना है। 10 परीक्षण थे मनोवैज्ञानिक, ये ब्रिटिश पत्रिका जो थी माइंड, उसमें प्रकाशित हुए थे सबसे पहले। बैचलर वयस्क बुद्धि मापनी का निर्माण किस वर्ष में हुआ था? 1950, 1951, 1953 या 1955 में? तो भाई ये 1955 में हुआ था। ये तो सीधी सीधी थ्योरी है, इसको रटना ही है और कुछ नहीं कर सकते। ड्राइंग अ मैन टेस्ट का निर्माण किसने किया? ये एक ड्राइंग के माध्यम से जो बच्चे थे या जो बड़े थे उनकी जो बुद्धि लब्धि है, जो IQ, उसका टेस्ट किया जाता था। तो इसका निर्माण किसने किया? प्रोमिला आहूजा, प्रिमिला पाठक, प्रयाग मेहता या मेंजिल? तो भाई प्रिमिला पाठक जो थी, उन्होंने ये टेस्ट तैयार किया था। निम्न में से असुमेलित छांटिए, यानी कि इनमें से जो ये 4 हैं, इनमें 3 तो ठीक है और एक गलत है, वो निकालना है। तो देखो, अगर आपने बुद्धि के सिद्धांत याद कर रखे हैं, वो कहाँ से याद करने हैं? वो याद करने हैं गौतम स्ट्रिक। मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है गौतम स्ट्रिक, इस पे जाना, उस कहानी को पढ़ना, आपको बुद्धि के सारे सिद्धांत याद हो जाएंगे, और फिर ये क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल सही होगा। समूह सिद्धांत थर्स्टन, ठीक है। प्रतिमान सिद्धांत ब्लूम, ठीक है। संक्रिया उत्पाद, सॉरी ये ठीक नहीं है। संक्रिया उत्पाद सिद्धांत गिलफोर्ड, ठीक है। बुद्धि का और खा है, ये भी ठीक है। ये जो प्रतिमान सिद्धांत है, सैम्पलिंग जो थ्योरी है प्रतिमान वाला, तो ये जो है ब्लूम ने नहीं दिया था, तो ये वाला जो है आपका गलत है, और बाकी ये तीनों ठीक है, और गलत वाला ही बताना था, तो आंसर हो जाएगा बी। अगला देखेंगे। इंद्रिय ज्ञान द्वारा बुद्धि की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की थी? कि यानी कि जो बुद्धि होती है वो इंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त होता है वही बुद्धि है। इस बात को किसने कहा था सबसे पहले? अल्फ्रेड बिने, साइमन स्पीयरमैन या विलियम वुंट ने? तो भाई इसकी बात सबसे पहले विलियम वुंट ने की, तो विलियम वुंट ने की थी। ये वही विलियम वुंट थे जिन्होंने पहली मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली थी। तो ये तो भाई जब उसको डिटेल में पढ़ेंगे तो उसको हम और डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, और ये क्वेश्चन कई बार आता है कि सबसे पहली जो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला थी वो किसने खोली थी? तो ये जो वुंट थे इन्होंने खोली थी, लिप्जिंग शहर था एक, वहाँ पर। व्यक्ति के बुद्धि परीक्षण हेतु प्रयुक्त बुद्धि लब्धि यानी कि IQ के सूत्र का निर्माण किसने किया? गाल्टन, टर्मन, हर्बर्ट या जॉनसन ने? इसको तो बता ही दोगे। जी हाँ, टर्मन ने। देखिए, इसमें 2 चीज़ें आती हैं, मैं आपको बता दूं कि एक तो अगर उसने कहा कि IQ का कॉन्सेप्ट किसने दिया, कि भाई IQ भी कोई चीज़ होती है, इस बात का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो आंसर होगा बिने। और अगर कहे कि सूत्र किसने बनाया, तो आंसर होगा टर्मन। इस चीज़ को आप थोड़ा सा अपने
दिमाग में सेट कर लीजिए, काम आएगी आपके। अगला प्रश्न देखेंगे। मनुष्य जो कुछ बनता है उस पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, यह शब्द किसने कहा? स्पीयरमैन, मैकडूगल, थॉमसन या हार्वर्ड ने? तो भैया हार्वर्ड ने कहा था। उन्होंने वातावरण को बहुत महत्व दिया था, यानी कि इंसान जो भी कुछ बनता है, हार्वर्ड ने कहा था कि वो अपने वातावरण, जो जैसा उसको वातावरण मिलता है उसके आधार पर बनता है। हार्वर्ड आंसर होगा। अगला है 25वां प्रश्न। विनय साइमन स्केल से क्या मापा जाता है? वास्तविक आयु, मानसिक आयु, शैक्षिक आयु और उक्त में से कोई नहीं? तो भाई जो विनय साइमन स्केल है ये आपका मानसिक आयु यानी कि मेंटल एज को मापता है। तो मित्रों मेरा ये प्रयास था कि 25 प्रश्न आपके 20 मिनट में ख़त्म हो गए हों, लगभग 20 मिनट के आसपास का ही वीडियो है। तो और बस मतलब मेरा प्रयास ये रहता है कि आपका टाइम बचाऊं मैं किसी भी तरह से। यूट्यूब पे उतना ही टाइम दो जितने की ज़रूरत है। यूट्यूब पे आप जो भी तैयारी कर रहे हो 2 से 3 चैनल सेलेक्ट कर लो, फालतू के चैनल सेलेक्ट मत करो। ये नहीं कि भी एक टॉपिक के लिए तुमने 10 वीडियो देख लिए। तो मेरा मानना ये है कि आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं यूट्यूब पे। और अगर इस टाइम आप समय को बर्बाद करोगे, एक कहावत है, फर्स्ट आई वेस्टेड माई टाइम, नाउ टाइम इज वेस्टिंग मी, यानी कि पहले मैंने समय बर्बाद किया, अब समय मुझे बर्बाद कर रहा है। और मैं नहीं चाहता मित्रों कि आपके साथ ऐसा हो। तो समय बिल्कुल बर्बाद ना करें। समय का एक सेकंड आपके लिए कीमती है जब तक कि आपकी नौकरी नहीं लग जाती। तो समय को बचाइए और सेल्फ स्टडी में लगाइए। यही समय आपको, यही सेल्फ स्टडी आपको जॉब दिलाएगी। तो मित्रों कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं आपका स्कोर क्या रहा। इससे आपको भी पता रहेगा कि आपकी तैयारी क्या चल रही है और मुझे भी थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको कितना पढ़ाना है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, सीटेट, डीएसएसबी, केवीएस आदि से रिलेटेड, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान कर सकूँ। तो मित्रों मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक आप लोग सभी स्वस्थ रहें और मस्त रहें।